नमस्कार दोस्तों। तेहरान की धरती पिछले 24 घंटे में 9 बार कांपी है और मोसा फॉल्ट के नीचे आखिरकार पक क्या रहा है। क्या ईरान के नीचे कोई बड़ी तबाही करवट ले रही है या फिर दुनिया एक नए वॉर जोन की तरफ बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है और एजेंडा सिर्फ इस बार ट्रेड नहीं बल्कि ईरान की इकॉनमी की लाइफ लाइन काटने का प्लान हो सकता है। क्या चीन अमेरिका के दबाव में आकर के ईरान को अकेला छोड़ देगा? जी हाँ। क्या हॉर्मुज़ पर अब दुनिया की सबसे खतरनाक पावर गेम स्टार्ट हो चुकी है? तो गाइस, आज की खबर दुनिया का अगला एक बहुत बड़ा भूचाल साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो गाइस, बीते कल के दिन 13 मई 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9 भूकंपीय झटके महसूस किए गए। या इनमें सबसे बड़ा झटका जो करीब था वो था 4.6 मैग्नीट्यूड का। गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक झटके तेहरान के मशरिक यानी कि पूर्वी इलाके पर्दिश के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। और अब सवाल ये है कि आखिरकार इतना डर क्यों है इस भूकंप से? क्योंकि तेहरान दुनिया की सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन में से एक माना जाता है। करीब 1.5 करोड़ आबादी वाला ये शहर है जो कई एक्टिव फॉल्ट लाइनों के ऊपर बसा हुआ है। सोचिए, और जिस फॉल्ट का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो है आपका मोसा फॉल्ट। जी हाँ, ये वही फॉल्ट लाइन है जिसे ईरान की जियोलॉजिस्ट टिकिंग टाइम बम तक कहते हैं। जी हाँ, यह है टिकिंग टाइम बम। कभी भी बम फट सकता है, कभी भी यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। सो गाइस, ये यहाँ पे कहना है जियोलॉजिस्ट का। दोस्तों, ये स्थान बहुत ही खतरनाक स्थान है और यहाँ पे रहती है आबादी 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास। और हाँ, कुछ भूगोलविद यानी कि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि छोटे छोटे झटके कभी कभी एक बड़े भूकंप का प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे झटके किसी बड़ी तबाही का ट्रेलर भी साबित हो जाते हैं। यानी कि डर सिर्फ ज़मीन हिलने का नहीं है, डर इस बात का भी है कि कहीं तेहरान के नीचे जमा टेक्टोनिक प्रेशर एक बड़े मेगा अर्थक्वेक में कन्वर्ट ना हो जाए। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग फिर से एक अफवाह उड़ाने का दावा कर रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उसकी वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सो गाइस, कोई भी देश ना जो आपका भूकंप जोन में आ रहा है तो वहाँ तो कम से कम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। या जहाँ पे 1.5 करोड़ की आबादी निवास करती है वहाँ तो कम से कम कोई भी देश रिस्क नहीं लेगा इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अपनी। सोचिए एक बार। लेकिन दोस्तों, हमने सनसनी नहीं बल्कि ईमानदारी से जो टॉपिक है वो कवर करना है, ठीक है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ये भूकंपीय गतिविधियाँ प्राकृतिक मानी जा रही है, किसी न्यूक्लियर टेस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सो गाइस, आजकल ज़मीन कम लेकिन ज़मीन के ऊपर अफवाहें ज़्यादा फैलती है। सो गाइस, अब आते हैं आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर पर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और चीन की मुलाकात पर, क्योंकि ये मुलाकात आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और बीजिंग में उनकी मुलाकात होने जा रही है शी जिनपिंग से। ऊपर से एजेंडा अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेड डील बताया जा रहा है, लेकिन अंदर से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो मुद्दा ईरान हो सकता है। और ट्रंप साफ कह चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि ईरान के पास में 450 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम संवर्धन हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। और 90% जैसे ही हुआ तो ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है। सोचिए, बिना न्यूक्लियर पावर के ईरान ने इतना बड़ा तांडव मचा रखा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो सब देशों के लिए बिल्कुल फ्री था एक तरह से, उस पर केवल ईरान ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया केवल अपने ड्रोन अटैक के माध्यम से, मिसाइल अटैक के माध्यम से, गोले के माध्यम से। अगर ये न्यूक्लियर पावर बन जाएगा ईरान, इसके पास अगर ये हथियार आ जाएगा तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही मचाएगा। और इसका सबसे बड़ा डर है इजराइल को भी, और अब डर हो चुका है इसी में अमेरिका को भी, और अब डर हो चुका है यूएई यानी कि तमाम गल्फ खाड़ी वाले देशों को भी। तो ये तमाम देश अब मिल चुके हैं आपस में। नाटो के देश भी इस समय यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि सबकी इकॉनमी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाधित होने से। सो गाइस, अमेरिका
ध्यान रखिएगा कि अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जैसे जैसे सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है तो सिंपल अभी ट्रम्प का बयान आया था दोस्तों वेंटिलेटर से संबंधित कि सीज़ फायर अब वेंटिलेटर पे पहुँच चुका है। मतलब ये बहुत बड़ी तबाही ट्रम्प ईरान को लेकर के करना स्टार्ट कर सकता है। अगर ईरान को रोकने के लिए अमेरिका इकॉनमी को भी नुकसान उठाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा, ये तक ट्रम्प ने अपनी स्टेटमेंट दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक नस दबाने की तैयारी कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जी हाँ फ्री करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के बाद जो रिमोट कंट्रोल उससे वो छीनने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन यही है। अगर ये इसके हाथ से चली गई तो ध्यान रखिएगा ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ट्रम्प की जो मुलाकात हुई है ना इस समय चीन के शी जिनपिंग से, अब ट्रम्प को ये डाउट था कि जो 30% का यूरेनियम संवर्धन इसके पास पेंडिंग है, जो स्पेस बचा हुआ है ईरान के पास, कहीं वो चीन इसको फिल ना कर दे। मतलब कि चीन ईरान को 30% का यूरेनियम कहीं प्रोवाइड ना कर दे और चोरी छिपे चुपचाप से कहीं ईरान न्यूक्लियर शक्ति ना बन जाए, उसका टेस्टिंग ना कर दे। तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये कदम इसलिए उठाया गया हो। सोचिए अचानक से चीन के राष्ट्रपति से मिलना केवल ट्रेड के लिए, ये बात दोस्तों सबको अखर रही है। जी हाँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में चंद घंटों बाद। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार पता है कौन है? चीन है। ईरान अपना 90% एक्सपोर्ट चीन को करता है ऑयल। और ईरान का जो क्रूड ऑयल है ना, जो उसकी क्वालिटी होती है वो टॉप लेवल होती है। सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल मिलता है वो मिलता है ईरान के अंदर। और क्या चीन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? जी हाँ, प्राइस भले ही ट्रम्प उसको ऑफर सेम कर दे कि आप एक काम करो कि ईरान से परचेस मत करो, उस रेट पे आप हमसे परचेस करो, लेकिन ट्रम्प क्वालिटी कहाँ से लाएगा? सोचिए वेनेजुएला में तेल के बहुत बड़े कुएं हैं। अब वेनेजुएला के ऊपर ट्रम्प का अधिकार स्थापित हो चुका है। मतलब कि जो उसने डमी लीडर बिठा रखा है वो एक्चुअली ट्रम्प के इशारों पे काम करता है। बट मुझको नहीं लगता कि चीन इस समय ट्रम्प के साथ में डील फाइनल कर देगा, मतलब कि ईरान की बैकबोन को ब्रेक कर देगा, उससे व्यापार ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा। बट यहाँ पे ट्रम्प का एक बात बिल्कुल साफ़ है इस मुलाकात के बाद कि ईरान पर मैं इसके बाद दबाव बनाऊंगा, उसकी इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ना उसके पास पैसा आएगा ना वो हमले करेगा, इसका ये प्लान है। लेकिन दोस्तों ईरान की कमाई रोकना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो अपने क्वालिटी में काम करता है कि हाँ उसके पास में जनता का सपोर्ट है। ट्रम्प को लग रहा है कि भैया ईरान की इकॉनमी दबाओ और उसे बातचीत या सरेंडर पर मजबूर कर दो। सो गाइस आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि तेल, डॉलर और ट्रेड डील से भी लड़े जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या चीन अमेरिका के फ़ायदे के बदले ईरान को अकेला छोड़ देगा? जी हाँ, और दुनिया क्या कह रही है वो भी सुनिए। सबसे पहले उसको समझने से पहले थोड़े से फैक्ट को आप जान लीजिएगा। सो गाइस फैक्ट ये कहते हैं कि चीन और ईरान के रिश्ते कोई छोटे मोटे रिश्ते नहीं हैं कि आज बने कल टूट गए, ठीक है। तो गाइस चीन और ईरान के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच में पिछले 25 साल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात पहले से ही हो चुकी है। जी हाँ, 25 साल की पार्टनरशिप है, बीच में ब्रेक नहीं हो सकती है। और चीन को मिडल ईस्ट में एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो अमेरिका और इजराइल के प्रभाव को बैलेंस कर सके, और वो रोल फ़िलहाल अभी ईरान निभा रहा है। अब सोचिए, गाइस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर तनाव बढ़ने से चीन को भी नुकसान हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उसकी सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। और दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का रास्ता यही तो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर यहाँ पे टकराव इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया बुरी तरीके से हिलेगी। और इंडिया पहले से दोस्तों महंगाई के रूप में रहते की तरह फैल चुकी थी। अब रही सही कसर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाधित होने से हो चुकी है हमारे देश के अंदर, इस अमृतकाल के अंदर, इस विश्वगुरु देश के अंदर। सोचिए पीएम मोदी जी ने आकर के सारे के सारी जो चेतावनी है एक आम जनता को दे दी। क्या चेतावनी दी आपको अच्छे से मालूम होगा। कार पूल करो, बाहर कम निकलो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, सोना मत खरीदो, ठीक है, और खाने का तेल कम यूज़ करो। सोचिए वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे देशों पर इस युद्ध का इफेक्ट पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बट किसी भी देश के टॉप लीडर ने इतनी बड़ी चेतावनी, सबके सब चेतावनी जनता के माथे नहीं मड़ी है। बट हमारे बाबूजी ने बोल दिया है, विश्व गुरु के बाबूजी ने बोल दिया है, ध्यान से चलना, संभल संभल के पग रखना, क्योंकि महंगाई का तांडव स्टार्ट होने वाला है। वैसे महंगाई पहले से स्टार्ट है, बट उसमें थोड़ा सा और 4 चांद लग जाएंगे, बस ये फ़र्क पड़ेगा। और दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया की कई रिपोर्ट ये भी कह रही है कि चीन कुछ हद तक अमेरिका की बात मान करके ईरान के साथ अकेले में नरम पड़ने पर दबाव डाल सकता है। जी हाँ, थोड़ा सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो,
ये एक बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है, शायद उसको समझाने का प्रयास करें। लेकिन अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या चीन सच में मिडल ईस्ट पूरी तरह से अमेरिका के हवाले छोड़ देगा? क्या छोड़ना चाहेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में कांटे की टक्कर है। आपको याद होगा किस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ का फितूर सवार था ट्रंप के सर के ऊपर। सबसे अधिक दोस्तों जो टैरिफ लगाया था वो लगाया था चीन की वस्तु के ऊपर। सोचिए, चीन की सेल ठप हो गई थी। अब इस समय ट्रंप नाक रगड़ करके चीन के पास जा रहा है मिलने के लिए। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, यही हाल हुआ है इस समय ट्रंप के साथ। एक्चुअली चीन अपनी दोस्ती भावनाओं से नहीं बल्कि फ़ायदे के कैलकुलेशन से निभाता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। सोचिए, इंडिया और चीन के बीच में कितना बड़ा कंपैरिजन है। इस रिकॉर्ड को आप देख लीजिएगा। इसके जीडीपी कहाँ है, कितने गुना बढ़ी है, हमारी जीडीपी कितना गुना बढ़ी है। अब बताइए सबसे बड़ा विश्वगुरु कौन है, ये या फिर हम? शुरुआत में जीडीपी बिल्कुल सेम थी, ठीक है। इस समय भी चाइना की जो करेंसी है वो काफ़ी वीक है वर्ल्ड के अंदर। उसने इस अपने करेंसी वीक का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी इसने बढ़ा दी। लेकिन एक तरफ हमारा देश है केवल बन चुका है मेड इन इंडिया, नहीं हम बन चुके हैं मेड इन असेंबल। बस हम असेंबल करते हैं, बाहर से सामान लाया, स्क्रू कसा, उसको पैक में फिट करा, कैबिनेट में फिट करा, बस लॉन्च कर दिया। ऐसे नहीं बनता विश्वगुरु। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करिएगा। सोचिए, हम वर्ल्ड की वॉर रुकवाने की बात करते हैं, अपने इस देश के अंदर हम लोग अपने पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। पिछले 7 सालों में 70 एग्ज़ाम लीक हुए हैं, 70 क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम के। गज़ब हाल है भैया, गज़ब। चलिए वापस आते हैं फिलहाल अपने इस टॉपिक की तरफ। अब सुनिए सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट कि ईरान समर्थक मीडिया प्लेटफॉर्म का ये दावा है कि पिछले 24 घंटे में चीन से जुड़े 6 ऑयल टैंकर ईरान की शर्तों पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। मतलब क्या है इसका कि रूट वही इस्तेमाल हुआ है जिन्हें ईरान की IRGC यानी कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अप्रूव किया है। पहले IRGC अप्रूव करेगी जहाज़ों को, तभी वो पास होंगे। उधर अमेरिका अब ईरान के तेल नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए नए नए दाव खेल रहा है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रम्प कार्ड चल रहा है। सो गाइस, अमेरिका की रिवार्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत करीब $15 मिलियन तक के इनाम की बात सामने आई है। किसको मिलेगा इनाम? इनाम उसको मिलेगा जो ईरान की मुखबिरी करेगा, ईरान की गुप्त सूचनाएं ट्रंप तक पहुंचाएगा, US तक पहुंचाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ईरान के गुप्त तेल कारोबार या फिर तेल ले जाने वाले जहाज़ों की जानकारी देता है, सोचिए उसे मिलेगा इतना बड़ा इनाम। अब इनाम रखे जा रहे हैं, ये नौबत आ गई। वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश आज इनाम रख रहा है। भैया कुछ बताओ मुझे, जानकारी दो इस देश के। गज़ब। यानी दोस्तों, अब समुंदर में सिर्फ जहाज़ नहीं चल रहे हैं बल्कि जासूसी, निगरानी और आर्थिक युद्ध चल रहा है बहुत बड़े लेवल पर। और इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की नई तस्वीरें जारी करी हैं। सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ रही है कि जहाज़ डूब गया, लेकिन जहाज़ समुद्र में एक्टिव है और लगातार फाइटर जेट यहाँ से ऑपरेशन अपना कर रहे हैं। मतलब कि आज की जंग में गोलियों से पहले सूचना और अफवाहें धुएं की तरह उड़ जाती है, फैल जाती है। चलिए अब जानते हैं ईरान की चेतावनी और वेस्ट बैंक की तस्वीरें क्या कह रही हैं। या ईरान ने इस मुद्दे पर लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी है, वो भी आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बगाई से पूछा गया कि इजराइल कह रहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो ईरान क्या कहता है पता है जवाब में? तो ईरान जवाब में ये कहता है कि हमारा हिसाब भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि तनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दोनों तरफ बयान और तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों में है। अभी चंद समय पहले आपको याद होगा किस तरह से सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर के दूसरे ही दिन इजराइल ने कई टन हथियार अपने देश में इंपोर्ट करवाए हैं। मतलब कि अमेरिका ने कई टन हथियार इजराइल को भेजे हैं। सो गाइस, अगर आप शांति समझना चाहते हो आप ये तैयारी क्यों कर रहे हो? और दोस्तों, ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने भी अपने जो गोडाउन है जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं वहाँ पर लगातार हथियारों को मंगवा करके वहाँ पर जो सेटिंग कर रहा है अपने हथियारों के, अपने मिसाइलों की, उसका एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। और ईरान भी लगातार अपने ड्रोन जो अटैक करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ा चुका है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा चुका है। गज़ब वाला भी है। ये कैसे सीज़ फायर है? मतलब ये आने वाले समय में जंग ये जो है बहुत ही भयंकर रूप धारण कर सकती है। शायद बहुत ही जल्द थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमारे विश्व गुरु के बाबूजी ने, मतलब कि PM मोदी जी ने, या फिर भगवान का जो रूप है, उन्होंने चेतावनी दे दी है। भाई समझ जाओ जनता, तुम अपना अपना देख लो अपने हिसाब से तुम्हें कैसे करना है सर्वाइव, ठीक है। तेल कम खाओ, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, कारपूल करो, घर से काम करो। कल से बोलेंगे एक काम करो कि वॉक करते हुए जाओ अपने ऑफिस। क्या दिक्कत है 15-20 किलोमीटर वॉक करने से? बॉडी फिट रहती है भैया। भाई और बहनों समझ जाओ, ये होगा।
और दोस्तों इन सारी खबरों के बीच में एक बात और ध्यान रखिएगा कि गाज़ा और वेस्ट बैंक को मत भूलिएगा। जी हाँ, आज भी वेस्ट बैंक के कई इलाकों में ना फ़िलिस्तीनियों और इजरायली सेंटलर्स के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव चल रहा है, यानी कि मिडल ईस्ट का बारूद अब भी सुलग रहा है। उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आज नहीं कल तो पक्का पड़ेगा। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है, तेहरान की ज़मीन कांप रही है, हॉर्मुज़ में ताकतों का खेल चल रहा है, ट्रंप चीन पर दबाव बना रहा है कि भैया थोड़ा सा देख लो भैया, और दुनिया एक नए पावर बैलेंस की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। और अब देखना ये होगा क्या चीन ईरान के साथ खड़ा रहता है या फिर ट्रेड डील के बदले नया खेल शुरू होता है। बट इस पर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट में बड़ा टकराव बढ़ सकता है? कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा। क्या सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले हालत जो ख़राब होगी क्या वो हमारे भारत की होगी? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।